नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विथ कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, आपके कई मैसेज और कई फ़ोन आए कि सर एक वीडियो राजनीति के ऊपर भी बनाइए, क्योंकि हमारा युवा वर्ग अब राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा है, चुनाव लड़ने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कि राजनीति में सफल हो सकते हैं? क्या कुंडली में भी कोई ऐसा योग बनता है जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि हमारे लिए राजनीति बनी है या नहीं बनी है? मित्रों, आज मैं राजनीति के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पे आपके कुंडली में वह योग बनता है जब आप राजनीति में जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और आप समझने का प्रयास करें अपने लग्न कुंडली के माध्यम से कि क्या यह योग आपके कुंडली में भी बना है क्या। मित्रों, यूपी में प्रधान राज्यों में चुनाव राज्य का चल रहा है, तो आज राजनीति के ऊपर ही मैं विशेष बात कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप राजनीति के लिए हैं या नहीं हैं। देखिए मित्रों, राजनीति में यह तो निश्चय है कि एक राज्य है, यह एक देश है और उस देश में राज्य तभी चलेगा जब उसका राजा मजबूत होगा। राजा मजबूत हो यह संभव तब है जब उसका प्रधानमंत्री मजबूत हो, और राजा और प्रधानमंत्री दोनों मजबूत हों। अगर उसको जनता का समर्थन नहीं है तो भी वह कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा। मित्रों, राजनीति में राजा की भूमिका में हमारे सूर्य देव होते हैं, मंत्री की भूमिका में हमारे बृहस्पति देव होते हैं, और जनता का समर्थन या जनता के रूप में हमारे शनि देव होते हैं, और सेनापति, क्योंकि राज्य में नियम और कानून को लागू करने के लिए एक सेनापति की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सेनापति की भूमिका में हमारे मंगल देव उपस्थित होते हैं, या इनकी अगर मजबूत स्थिति होती है तो आप राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और लेकिन यह चार लोग मजबूत हों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, अगर वह मजबूत स्थिति में नहीं होगा तो भी बहुत अच्छी राजनीति में आप सफल नहीं होंगे, विशेष करके वर्तमान समय में। वह कौन सा ग्रह है? वह है राहु। मित्रों, आप देख रहे हैं राजनीति में, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, वो कि कोई भी पार्टी हो, या राजनीति में सफल व्यक्तियों का अध्ययन करें, तो देखेंगे आपराधिक छवि के लोग राजनीति में ज़्यादा सफल हो रहे हैं और जनता का समर्थन भी उन्हीं को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ से समझें। इस चार्ट में आप देखेंगे सूर्य राजा होते हैं और सूर्य की भूमिका कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के विषय में अगर समझेंगे तो सूर्य 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में उच्च का होता है, और सिंह राशि में वह स्वगृही होता है, और 7 नंबर की राशि में तुला राशि में वह नीच का हो जाता है। कहने का मतलब है 1 नंबर और 5 नंबर की राशि में अगर सूर्य देव विराजमान रहते हैं तो निश्चित तौर पे वह राजनीति में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर 7 नंबर में
सूर्य देव विराजमान होते हैं तो कहीं न कहीं सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं, गुरुदेव के विषय में बात करते हैं, जो कि मंत्री की भूमिका में होते हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति 4 नंबर पे लिखे होते हैं या 4 नंबर पे बैठे होते हैं कर्क राशि में, तो वह उच्च के हो जाते हैं। 9 और 12 नंबर की राशि पे बैठते हैं तो वो अपने घर में बैठते हैं, यानी उनकी खुद की राशि है। अगर यही बृहस्पति 10 नंबर की राशि में यानी मकर राशि में बैठते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। शनि देव की बात करते हैं, जनता का समर्थन शनि देव के माध्यम से ही मिलेगा। शनि देव अगर 7 नंबर की राशि में यानी तुला राशि में बैठते हैं तो वह उच्च के होते हैं। 10 और 11 नंबर की राशि पे बैठते हैं तो उनकी खुद की अपनी राशि है, लेकिन अगर वह मेष राशि में या 1 नंबर की राशि में बैठते हैं तो जनता का समर्थन मिलने में कठिनाई आ जाएगी, क्योंकि शनि देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। राहु देव की बात कर लेते हैं। राहु देव अगर 2 नंबर और 3 नंबर की राशि पे बैठते हैं तो यह उच्च की राशि है, और 8 और 9 नंबर की राशि पे बैठते हैं तो यह इनकी नीच की राशि है। कहने का मतलब है राहु देव कहीं न कहीं यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे राहु देव छाया ग्रह हैं, उनको किसी भी राशि का मालिक नहीं बनाया गया है, लेकिन विद्वानों के मतानुसार दूसरी राशि और तीसरी राशि में वह उच्च के होते हैं और 8 और 9 नंबर की राशि में वह नीच के होते हैं या कमज़ोर स्थिति में होते हैं। मंगल देव की भूमिका के विषय में बात कर लेते हैं। मंगल देव 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। 1 नंबर और 8 नंबर की राशि में वह स्वगृही होते हैं या उनकी खुद की राशि होती है, और 4 नंबर में मंगल देव नीच के हो जाते हैं या उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर बन जाती है। अब मित्रों, एक कुंडली लेंगे और उस कुंडली में समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के हिसाब से कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों जाए, या जाए तो वह कितना सफल होगा। यह कुंडली हमारे मित्र की है, बहुत बड़े राजनीतिक तो नहीं हैं, लेकिन इनकी कुंडली को देखते हैं। इनकी यह प्रधान रहे हैं, महाप्रधान रहे हैं, वर्तमान में यह महाप्रधान हैं और इनकी पत्नी प्रधान है। तो इनकी कुंडली को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह महाप्रधान या प्रधान क्यों है। मित्रों, लग्न कुंडली पे विचार करेंगे और मैंने आपको इन 5 ग्रहों के विषय में बताया है, और यह भी बताया है कि सूर्य, गुरु, शनि, राहु और मंगल की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। इस कुंडली को हम एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं यह एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि बिना इस बात के एक्सप्लेन किए हुए आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मित्रों, ये मेरी हेडिंग है, राजनीति में सफलता के लिए राहु। सब कमजोर हो जाएं, अगर राहु मजबूत है तो निश्चित तौर पे आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। और देख लीजिए कहाँ कहाँ राहु बैठा हो कि आप राजनीति में अपने हाथ को आजमाइए। 101% मेरा विश्वास है आप राजनीति में सफल होंगे। राहु देव अगर 4th हाउस में बैठ जाएं, यानी इस जगह पे बैठ जाएं, तो आप राजनीति के लिए बने हैं। राहु देव अगर 5th हाउस में बैठ जाएं तो भी आप राजनीति के लिए बने हैं। राहु देव अगर 10th हाउस में आकर के बैठ जाएं और अगर चंद्रमा के साथ आकर के बैठ जाएं तो आप राजनीति में बहुत बड़े ओहदे तक जा सकते हैं। राहु देव की ऐसी स्थिति चंद्रमा के साथ अगर 10वें घर में बनती है तो, या राहु देव अगर 11th हाउस में भी यानी 11वें घर में भी आकर के विराजमान हो जाएं तो
व्यक्ति राजनीति में जा सकता है या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन यह राहु देव अगर अपने उच्च राशि में बैठें तो, कहने का मतलब है राहु देव अगर मजबूत स्थिति में बैठें या राहु देव बहुत उनकी शक्ति डिग्री वाइज मजबूत होकर के बैठे तो यह संभव हो सकता है। अब इनकी कुंडली का विचार करते हैं। देखिए मित्रों, यह मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 3 नंबर की राशि विराजमान है, तो 3 नंबर के मालिक होते हैं बुध देव। 3 से शुरू हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। प्लेसमेंट देख लेते हैं। पहले सूर्य की प्लेसमेंट को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले राजा की भूमिका में सूर्य देव होते हैं, तो इनके सूर्य देव को आप ढूंढिए। देखिएगा सूर्य देव यहाँ पर 17 डिग्री में 11th हाउस में और उच्च के होकर के बैठे हैं, 1 नंबर की राशि में होकर के बैठे हैं। निश्चित तौर पे यह बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की बनती है। दूसरे नंबर पे देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है और लग्न में बृहस्पति 9 डिग्री पर उपस्थित हैं। तो लग्न में अगर गुरुदेव विराजमान होंगे तो यह भी स्थिति अच्छी बनती है। शनिदेव देखेंगे तीसरे घर यानी पराक्रम भाव में विराजमान है, लेकिन इनकी डिग्री 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग पराक्रम और जनता का समर्थन भी देखते हैं। अभी इसके विषय में आपसे बात करते हैं। चौथे नंबर पर यहाँ देखिएगा राहु देव विराजमान है 10 डिग्री पर और मंगल देव यहाँ पर दूसरे घर में विराजमान है 14 डिग्री पर, लेकिन कर्क राशि में विराजमान है, यानी मंगल की नीच राशि है। अब कुंडली पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए मित्रों, सूर्य देव 11वें घर में विराजमान है 17 डिग्री में। यहाँ से हम लोग इच्छा पूर्ति और लाभ को देखते हैं। निश्चित तौर पे अगर यह व्यक्ति राजनीति में हैं तो राजनीति के माध्यम से जो इनकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी और उसी के माध्यम से सूर्य देव इनको लाभ करवा देंगे। दूसरे नंबर पर गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है और यहाँ से आत्मविश्वास और सौभाग्य को देखा जाता है। तो यह व्यक्ति जो हैं इनका आत्मविश्वास और सौभाग्य दोनों अच्छा है। तीसरे नंबर पर शनि देव को देखते हैं। पराक्रम भाव में 0 डिग्री पर शनि देव विराजमान है। यहाँ थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है क्योंकि शनि देव की डिग्री बहुत कम है या 0 के बराबर है, मृतक अवस्था में बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ प्लस है, शनि देव भगवान 5 नंबर की राशि यानी सूर्य के घर में विराजमान है। कोई व्यक्ति अगर कितना भी कमज़ोर हो, अगर वह अपने पिता के घर में विराजमान होता है तो उसकी स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी मजबूत बन जाती है। लेकिन जो गेम चेंजर हैं वह हैं राहु देव। उनके विषय में बात करते हैं। देखिए मित्रों, राहु देव चौथे घर में विराजमान हैं और चौथे घर में राहु देव 10 डिग्री पर विराजमान हैं, वक्री होकर के हैं। राहु देव अगर वक्री हैं, वैसे तो मोस्टली वक्री ही रहते हैं, 10वें घर के राहु देव 10 डिग्री पर बैठना, चौथे घर में राहु देव का 10 डिग्री में बैठना चालाकी, जनता का समर्थन और जनता के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से घर गाड़ी वगैरह का प्राप्त होना,
यह राहु देव बहुत आसानी से करवा देते हैं। बहुत सारे लोगों के कुंडली में जिनको आप देख रहे हैं राजनीति में बहुत सफल हैं या सफल हुए हैं, उन लोगों के कुंडली में राहु देव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो चौथे घर में, पाँचवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में रही है। तो दूसरे राहु देव यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर की राशि। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, 6 नंबर की राशि में राहु देव, वैसे बुध के घर में भी राहु देव मजबूत स्थिति में ही होते हैं, तो 6 नंबर की राशि में राहु देव हैं, वो भी एक प्रकार से ठीक हैं। मंगल देव देखेंगे, मंगल देव यहाँ दूसरे घर में विराजमान है। यह धन का भाव है, लेकिन नीच के होकर के बैठे हैं, तो थोड़ा सा धन में कमी ला देंगे। इसके लिए अभी एक विधि और देख लेते हैं, नवमांश को चेक कर लेते हैं। मंगल देव देखेंगे नवमांश में स्वगृही हैं, तो जो धन यहाँ से कम दिख रहा है, यहाँ से मंगल देव पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि स्वगृही हो करके और अपने ही यानी 10वें घर में विराजमान है, व्यापार के घर में विराजमान है। दूसरे नंबर पे गुरुदेव को देखेंगे, 3 नंबर पे गुरु यहाँ विराजमान है लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में गुरुदेव की स्थिति को अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति देखिएगा 11वें घर में लाभ भाव में अपने घर में विराजमान है, तो यहाँ गुरुदेव की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। एक चीज़ों को और आपको समझाऊंगा। देखिए, 9वां घर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह वैसे तो 7वां घर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और 7वें घर में देखेंगे कि पत्नी का यह घर है, और यहाँ से पार्टनरशिप और व्यवसाय को भी देखा जाता है। पत्नी अगर पार्टनरशिप कर ले इनके साथ और इनके व्यवसाय में शामिल हो जाए, तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। या आप कह सकते हैं कि बहुत स्थिति ग्रहों की खराब दशा अंतरदशा में हो तो यह संभव हो सकता है, नहीं तो मेरे हिसाब से पत्नी का सहयोग अगर व्यवसाय में इस व्यक्ति को मिलता है तो असंभव हो जाता है इनको हराना। कुल मिलाकर के मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि यह व्यक्ति जो हैं यह वर्तमान में महाप्रधान हैं और इनकी पत्नी प्रधान है, और दोनों का पार्टनरशिप है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि पत्नी पति को देख रही है और पति पत्नी को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे यह कुंडली एक दूसरे से जुड़ जाती है। और जब पत्नी अपने पति के साथ किसी भी व्यवस्था में जुड़ती है तो उसको हराना असंभव हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो यह आप समझिए कि निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को हराना बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति अगर आपको करना है तो इन 5 ग्रहों को चेक करिए और आप अपने कुंडली में इन 5 ग्रहों की स्थिति को देखिए। अगर यह 5 ग्रह या इनमें से 3 ग्रह या विशेष करके राहु अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो राजनीति आपके लिए बनी है। राजनीति के माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों? वर्तमान में राहु अति महत्वाकांक्षा है, विरोधी हैं, विरोध से ही राजनीति आती है। अगर समर्थन हो तो राजनीति नहीं हो सकती है। जब तक आप किसी का विरोध नहीं करेंगे तब तक आप किसी के स्टार नहीं बनेंगे। और राहु देव विरोध करवाते हैं, चालाकी करवाते हैं, छल कपट करवाते हैं। और आज की राजनीति में छल कपट, चालाकी, जनता का समर्थन, विरोध, यह सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और तभी मैं कहता हूँ
कि राहु देव की स्थिति अगर आपके कुंडली में मजबूत है तो निश्चित तौर पे कोई भी आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। आप राहु देव की स्थिति को देखिए और देखने के बाद से राजनीति में अपना हाथ आजमाइए। मेरा विश्वास है आप राजनीति में अवश्य सफल होंगे। लेकिन मित्रों, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, और मेरी जिम्मेदारी कुछ मेरे परिवार के प्रति भी बनती है। बहुत सारे लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग मुझसे यूट्यूब से जुड़े हैं और मेरा नंबर वहाँ पे मौजूद है। इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ अराजक तत्व मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। यह चीज़ें ठीक नहीं हैं, मुझे परेशान न किया जाए। मैं आपके लिए एक स्टडी करके इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ, और अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो 12 बजे से 6 बजे के अंदर बात कर सकते हैं, वह भी सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, न कि कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए। मेरे पास जब समय होगा तो मैं आपसे आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे दूंगा और आपके कुंडली का विश्लेषण भी कर दूंगा। उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं, जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। मित्रों, यह राजनीतिक वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। और फिर एक नए विषय में मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दिन रात आप तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। और कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व से ख़त्म हो, ऐसा माता रानी से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि इस परेशानी से हमें मुक्ति मिले। आपका बहुत बहुत आभार।